नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस दूसरी वीडियो में। हम जो टेस्ट लगा रहे थे और टेक्निकल कारणों से वो वीडियो आधा ही बन पाया, इसलिए दूसरा पार्ट जो है वो इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, समास के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है और इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 5, 3, 7, 6। तो फटाफट से आप जो है अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और फटाफट से आप लिखते रहिए साथ के साथ कि आपका आंसर सही आंसर क्या है। तो देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि समास के अगर बात हिंदी में करें, हिंदी में अगर बात करें तो समास के भेद 6 होते हैं, और अगर बात करें संस्कृत में तो समास के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है समास पंचधा। समास के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है अव्ययभाव। ठीक है, दूसरा जो है वो तत्पुरुष, तीसरा जो है वो द्वंद्व, चौथा भेद है वो द्विगु, पांचवा है कर्मधारय, और छठा जो भेद है वो क्या है, बहुव्रीहि। तो ये जो है भेद हैं, ये 6 भेद हैं किसके, समास के। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे संस्कृत में 5 कौन से हैं, तो ये कर्मधारय जो है इसको क्या है, तत्पुरुष का ही एक भेद माना है। ठीक है, तो इसलिए जो है कर्मधारय अलग से स्वतंत्र समास नहीं है संस्कृत भाषा में, हिंदी में अलग से। ठीक है, तो ये इतना फ़र्क है कि कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नास्तिक में कौन सा समास है। उत्तर आपके सामने है। तो देखिए, जैसे हम संधि में करते हैं वैसे ही संधि का विच्छेद होता है। एक बात का ध्यान रखना, कई बार ना ऐसे दिया होता है संधि का विच्छेद, और समास का क्या होता है, विग्रह। समास के समस्त पद जो होता है उसको समास को समस्त पद भी कहते हैं। समास को अगर अलग तोड़ते हैं तो उसका क्या कहलाता है, वो विग्रह कहलाता है, और संधि को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, विच्छेद होता है। तो नास्तिक का अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नय आस्तिक। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, नय आस्तिक, यानी जो आस्तिक नहीं है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। और देखिए, नय जिसके शुरू में आ जाता है, यानी नहीं वाला आता है ना, नकारात्मक वाला जो आता है वो हमेशा क्या होता है, वो नय तत्पुरुष होता है। क्या होता है, नय तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का ये एक भेद है, नय तत्पुरुष। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन क्या है, तत्पुरुष है। तो आपका क्या होगा, सही आंसर तत्पुरुष होगा। यानी नास्तिक में कौन सा समास है, तो वो होगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में कर्मधारय समास है, यानी किस शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय की पहचान हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि या तो वो उपमान उपमेय होंगे, यानी उपमान उपमेय का अर्थ क्या है कि दोनों के आपस में तुलना होगी, या क्या होगी, या वो वे होंगे विशेष्य और विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर उसके विग्रह में क्या आएगा, रूपी, जो, ठीक है, ऐसा, या के समान, ऐसे जो है आएंगे, वो कौन से होते हैं, वे आपके होते हैं कर्मधारय। तो रणवीर, रणवीर का अगर करेंगे तो क्या होगा, रण में वीर, यानी रणभूमि में जो वीर है वो क्या है, रणवीर। तो इसमें क्या गया, में आया है। में जो होता है वो किस में आता है, वो आपके कारक में आता है, यानी में जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। ठीक है, और ये हमेशा किस में आता है, तत्पुरुष में आता है। दूसरा है दुष्चरित्र। दुष्ट में क्या है, दुष्ट और चरित्र। ठीक है, तो दुष्ट में दुह क्या है, दु जो है वो क्या है, एक विसर्ग है, सॉरी एक उपसर्ग है, और उपसर्ग किस में आते हैं, सारे अव्यय में आते हैं। तो ये किसका है, अव्यय भाव का उदाहरण है। अगला देखें, विचार मग्न। ठीक है, तो विचार मग्न, विचार में मग्न। ठीक है, तो विचार में मग्न। और अगला है सिर दर्द, यानी सिर में दर्द। तो यहां देखिए, दुष्चरित्र में एक तो आपका ये अव्यय बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा कर्मधारय समास का, तो देखिए दुष्ट यानी बुरा, तो इसका विग्रह एक ऐसे भी बन सकता है, बुरा है जो चरित्र, बुरा है जो चरित्र, यानी दुष्ट है जो चरित्र। ऐसे अगर विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा, दुष्चरित्र आपका कर्मधारय समास भी होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होगा, क्योंकि तीनों ये हैं, इनमें तो तीनों में कारक जो है में पेपर आ रहा है। ठीक है, विचार में मग्न, रण में वीर, सिर में दर्द। ठीक है, तो ये कर्मधारय के उदाहरण नहीं हो सकते, तत्पुरुष के हैं। तो फिर हमारा कौन सा बचा, दुष्चरित्र, यानी दुष्ट यानी कलुषित है जो चरित्र, यानी दुष्ट का अर्थ है बुरा, तो बुरा है जो चरित्र अर्थात दुष्चरित्र। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नव विधि में कौन सा समास है। नव विधि, नव और विधि। ठीक है, तो नव विधि में कौन सा समास है आपका, पहला अव्ययभाव, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। देखिए इसमें क्या होता है कि अव्ययभाव में तो होता है आपका
अव्यय होता है, ठीक है। तो नव, नव क्या है, पहला पद अव्यय होगा, तो पहला पद नव क्या है, नव का अर्थ क्या होता है, नो, नो क्या है, एक संख्या है, ठीक है। दूसरा द्विगु, द्विगु में क्या होता है, संख्या होती है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेष्य और विशेषण होते हैं, और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं। तो देखिए नवनिधि यानी 9 निधियां, तो ये अब आपका द्विगु जो है उसका संख्यावाची होता है, और इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची, इसलिए ये आपका ये कौन सा होगा, आपका द्विगु समास होगा। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं और आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला है चक्र और दूसरा है पाणी। तो बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका समास अगर हम करेंगे, चक्रपाणी किसे कहते हैं, चक्रपाणी इसका क्या होता है, चक्र है पाणी, पाणी अर्थात हाथ में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, यानी जिसके हाथ में चक्र है। किसके हाथ में चक्र है, तो वो भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है, भगवान कृष्ण के हाथ में चक्रधारी कहते हैं ना, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है, या चक्रधारी जो चक्र को धारण करता है, तो आपका क्या होगा, ये कृष्ण होगा। तो कृष्ण क्या है, यहाँ पर ना तो चक्रपद प्रधान है ना ही पाणीपद प्रधान है, बल्कि ये शब्द जो है वो किसके लिए है, वो कृष्ण के लिए है। और कृष्ण यानी तीसरा पद अन्य पद है, और अन्य पद प्रधान कौन सा होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास जो होते हैं, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का अर्थ है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये जो है वो इसमें प्रयोग होते हैं, और वो जहाँ प्रयोग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। और अधिकरण है, अधिकरण कौन सा, अधिकरण में क्या होता है, में पर ये चिन्ह होते हैं, यानी जिस समास के विग्रह में ये चिन्ह आते हैं वो क्या होगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। लाभ है, लाभ यानी लाभ और अलाभ, ठीक है। तो लाभ और अलाभ ये हो गया इसका, यानी ये क्या, दोनों पद जो है समान है, और दोनों पद समान होते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अश्वारोही, अश्व, अश्वारोही यानी अश्व पर आरोही यानी सवार, जो घोड़े पर सवार है, ठीक है। अगला है त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, त्रि होता है यानी 3, और वेणियों का समाहार। सुमुखी, सु होता है सुंदर, और मुखी मुख वाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप पूछा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण का क्या होता है, मे पर होता है ना, तो मे पर किस में है, लाभ अलाभ में नहीं आया, अश्वारोही, तो अश्व पर आरोही चढ़ने वाला जो सवार है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, अश्व आरोही ये होना चाहिए, यानी आपका राइट आंसर क्या है, अश्वारोही। तो अश्वारोही में कौन सा समास है, तो अश्वारोही में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, यावत जीवन में कौन सा समास है, यावत जीवन। तो देखिए यहाँ पर 2 पद, एक है यावत, दूसरा है जीवन, ठीक। तत्पुरुष समास की बात करें तो जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत, क्या होगा, जीवन पर्यंत या जीवन तक, यानी जब तक है, जब तक जीवन है तब तक, ठीक है। तो देखिए इसमें तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं, तो कारक चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो तत्पुरुष नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अव्यय भाव, अव्यय भाव में क्या होता है, अव्यय भाव में आपका एक पद जो है वो पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो यावत है, और अव्यय की पहचान करने के लिए क्या करना है, इसका जो है बहुवचन करके देखना है। तो यावत को बहुवचन करके देखिए हो रहा है क्या, यावत का कोई बहुवचन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अव्यय है। और अव्यय जिस समास में पहला पद होता है वो क्या होता है, वो अव्यय भाव होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अव्यय भाव। अब देखिए बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो देखिए यावत जीवन जो वो किसी पद का विशेषण तो है नहीं ये, ठीक है। और क्रमधारय में क्या होता है, ये दोनों शब्दों की आपस में तुलना होती है, या फिर दोनों में समानता होती है, या फिर दोनों विशेषण विशेष होते हैं, ऐसा यहाँ दोनों शब्दों में कुछ है नहीं, तो इसलिए आपका कर्मधारय भी नहीं होगा और बहुव्रीहि भी नहीं होगा। तो हमारा क्या बचेगा, अव्यय भाव समास, यानी पहला पद हमारा अव्यय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक कौन सा है। आपके यहाँ 4 उदाहरण हैं और इनमें से आपने बताना अपादान कारक, यानी अब आपने कारक प्रकरण में एंटर कर चुके हैं, कारक प्रकरण में कारक बताना है। अपादान, अपादान कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है। और अपादान
के लिए या को, ठीक है, ये होता है। तो हमने देखना है के लिए अथवा को का जो चिन्ह है वो किस में है, तो बहुसात से ले जाती है, सॉरी संप्रदान होता है, ये होता है संप्रदान। और अपादान में क्या होता है, अपादान में कोई चीज़ जो है वो अलग करना होता है, यानी अलग होने अर्थ में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वो अपादान होता है। सास बहु से ले जाती है, तो अगर कोई चीज़ है सास के पास और वो बहू है जो उससे क्या है ले जाती है, तो वो वस्तु क्या होगी, सास से अलग होगी, तो अलग में क्या होता है, अपादान होता है। बाकी उदाहरण भी देख लेते हैं, पहले दृष्टि में हमारा ये सही हो रहा है। बहू सास से सामान ले जाती है, बहू सास से सामान ले जाती है, तो यानी बहू जो सास से सामान लेके जाती है तो वो क्या होगा, अलग होगा। और बहू सास से काम कराती है, तो से यानी काम करवाने का माध्यम हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। सास बहू से बात करते तो ये भी इसमें नहीं हो सकता, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, सास बहू सास से ले जाती है, बहू सास से ले जाती है। अब देखिए दोनों ही यहाँ पर जो है ना, हमारे दोनों ही ऑप्शन जो है, बहू सास से सामान ले जाती है या बहू सास से ले जाती है, यहाँ पर दोनों ही आंसर जो हमारे राइट होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ दोनों ही है ना, इसमें सास से सामान लेके जाती तो वो सामान जो है वो क्या होगा, वो सास से क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ जो अगर कुछ लेके जाती तो वो भी अलग होगा, और अलग होने अर्थ में क्या कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। अगला देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित कारक का सही, रेखांकित कारक का सही क्रमांक बताना है। तो देखिए यहाँ रेखांकित है नहीं, मैं कर देता हूँ कौन सा है, यहाँ पर है सेवक को, ये रेखांकित है, अंडरलाइन है ये, इस अंडरलाइन में बताना है आपने कौन सा जो है वो कारक है, ठीक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो सेवक को, अब को आपको दिखाई दे रहा है, और को कौन सा होता है, कर्म का होता है ना, कर्ता नहीं कर्म को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई किसी वस्तु दी जाती है, वस्तु अगर किसी दूसरे के हित के लिए दी जाती है, दूसरे के हित के लिए अगर कोई वस्तु दी जाती है ना, के लिए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, राजा जो है वो सेवक को कंबल देगा, तो ऐसा तो है नहीं कि राजा जो है वो सेवक को कंबल देगा और वापस लेगा, तो ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है, उसके हित के लिए दे रहा है ना। तो यहाँ को का अर्थ क्या है, को का अर्थ के लिए है, को का अर्थ क्या है यहाँ, के लिए। तो को का अर्थ जहाँ के लिए होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए इसमें आपने क्या है, मध्य में, ठीक है, यहाँ पर आपने इसमें बताना है। तो संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। अब देखिए झगड़ा मेरे और उसमें था, उसके मध्य में था या उसमें था, है ना, एक ही बात है, उसमें, तो में क्या है, में पे पर, ठीक है, ऊपर। तो ये देखिए ये क्या है, में है, तो में आगे किस में होता है, ये हमेशा किस में होता है, में जो चिन्ह है वो किसका है, अधिकरण कारक का है, ठीक है। अधिकरण यानी जो आधार होता है ना किसी चीज़ का आधार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं आधारो अधिकरणम, एक सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी कि किसी चीज़ का जो आधार है वो क्या है, वो उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण कारक उसमें होता है। तो यहाँ पर जो है ना, में है, में आ गया ना, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में, है ना, मध्य में हो गया, तो फिर कौन सा कारक होगा आपका, यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, गरीबों के निमित्त, तो ध्यान रखना इस बात में, आपने यहाँ से सही आंसर बताना है, गरीबों के निमित्त करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक, ठीक है। तो जब निमित्त की बात आती है, निमित्त जो होता है ना, निमित्त का अर्थ क्या होता है, के लिए, ठीक है, निमित्त का अर्थ क्या होता है, के लिए, और के लिए किस में प्रयोग होता है, हमेशा संप्रदान कारक में प्रयोग होता है, यानी गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, ये निमित्त का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है। अब माँ बच्चे को, यानी कि आपने बताना है यहाँ पर ये कौन सा कारक है, यहाँ अंडरलाइन में कौन सा कारक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्ण कारक,
कर्ण में क्या होता है, कर्ण कारक में होता है माध्यम, किसी कार्य को करने का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कर्ण कारक कहलाता है। अपादान में क्या होता है, अपादान में होता है अलग, ठीक है। और कर्म कारक होता है क्या, जिसमें क्रिया का भार जो है वो जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। और कर्ता कारक होता है किसी काम को या क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे को दूध पिला रही है, यानी कर्ता ने कर्म को, क्योंकि यहाँ अलग होने की बात नहीं है और ना ही यहाँ पर जो है किसी के माध्यम से की बात है कि यहाँ किसी के माध्यम से कार्य नहीं किया जा रहा, तो फिर यहाँ क्या है, इसमें ये जो अंडरलाइन शब्द है यहाँ पर कौन सा कारक आपका, कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में संप्रदान कारक है, किस क्रम में संप्रदान, संप्रदान कारक कौन सा होता है, संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में होता है के लिए, क्या होता है, के लिए प्रयोग होता है। हमने पक्ष, चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो ये कौन सा है, मे पेपर, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका अधिकरण, ठीक है। गरीबों के निमित्त वस्त्र दान करो, निमित्त का अर्थ क्या होता है, के लिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, के लिए, ठीक है। और दूसरा अगर आगे वाले देख लेते हैं, सांप को लाठी से मारो, यानी लाठी से यानी के द्वारा, लाठी के द्वारा, तो ये कार्य को करने का माध्यम हो गया। और माध्यम जो होता है वो क्या होता है, कर्ण कारक। और कलम मेज पर है, पर का अर्थ क्या होता है, ऊपर, तो ये क्या है, अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया, इसमें कौन सा कारक है, वीरों ने देश के बलिदान हेतु जो है वो बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, हेतु। अब हेतु का अर्थ भी क्या होता है, के लिए होता है, और आपने यही बताना है देश के हेतु, देश के हेतु यहाँ पर कौन सा कारक है, तो यहाँ पर के लिए, और के लिए किस में आता है, हमेशा संप्रदान कारक में आता है, जिसके 2-3 उदाहरण हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप खालिस्तान को कहा जाता है। यानी अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि क्रिया का भार जिस पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्म, ठीक है। तो जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो वो कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। तो राइट आंसर हमारा ये परिभाषा, ये एक तरह की कर्म कारक की, कर्म कौन सा होता है, जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो कर्म में क्या होता है, कर्म में तो होता है को, ठीक है। संबंध में क्या होता है, का, के, की या रा रे री, यानी हमारा, हमारे, हमारी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक, अपादान कारक में क्या होता है, अपादान में क्या होता है, अपादान में होता है अलग होना, ठीक है। और अधिकरण में क्या होता है, मे पेपर, तो यहाँ क्या है, मैदान में, ठीक है, मैदान में, तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर होगा अधिकरण कारक, यानी ये आधार है, खेलने का आधार क्या है, मैदान है, तो मैदान पर जो है वो आपका अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो देखिए लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मागधी से और पाली से। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत के 2 ऑप्शन हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पर जो है ना, एक याद रखने वाली बात है कि हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, हमारा राइट आंसर है वैदिक संस्कृत से, यानी कि जो वैदिक संस्कृत है उस वैदिक संस्कृत से जो है हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये आज के टेस्ट में हमारे इतने क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए हैं, इस टेस्ट में कितने हुए हैं, पिछले टेस्ट में कितने हुए, पिछले टेस्ट में हमने 8 क्वेश्चन किए थे और बाकी जो है इसमें हमने 17 क्वेश्चन किए हैं। तो इस टेस्ट में आपके 17 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक के टेस्ट इस तरीके से लगाने हैं, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, और इसी तरीके से हमारा जो है हमारी वीडियो को, इसको अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें।